एक तो सबसे बड़ा जो किसान गन्ने की खेती छोड़ रहे हैं वो है एक तो बीमारियों का, जो रोग आने लगे हैं गन्ने में, इसी के कारण सबसे ज़्यादा किसान परेशान हैं। इसीलिए दूसरी फसलों का वो एक्सपीरियंस करने लगे हैं, उगाने लगे हैं कि इससे हमें छुटकारा मिले। लेकिन ये इसका सही समाधान नहीं है। इसका समाधान है बीमारी का डटकर सामना करना, उसके लिए अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी गन्ने की, ये उसके लिए सही रहेगा। खेती किसी भी चीज़ की हो सफल बना सकती है किसानों को, अगर सही समय पर सब काम किए जाएं, सही लागत का इस्तेमाल किया जाए, सही देखभाल हो और अच्छे से इन्वॉल्वमेंट हो उसमें किसान का। नमस्कार, मेरा नाम विशु यादव है। मैं गांव कुनेड़ा का रहने वाला हूं। गांव कुनेड़ा गाजियाबाद का ही एक गांव है जी। मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं और साथ ही साथ गन्ने की खेती भी कर रहा हूं जी। मैंने 12th के बाद ग्रेजुएशन करी है बीएससी फिजिक्स से और अब मैं एमएससी कर रहा हूं फिजिक्स से। मैं लगभग पिछले, जब से लॉकडाउन लगा है 2020 से, लगभग जब से मैं अपने पिताजी के साथ खेती में हाथ बटा रहा हूं और तभी से मतलब रुचि भी है किसानी करने में, तो इस वजह से मेहनत कर रहे हैं खेती में। गन्ने की फसल ज़्यादातर लगाते हैं। 100 बीघा लगभग लैंड है हमारी, पुश्तैनी ज़मीन है, जिसमें हम लगभग 70 से 75 बीघे में हम गन्ने की खेती करते हैं। नई तकनीकों का इस्तेमाल करने से उत्पादन भी हमें अच्छा मिल रहा है। और एक ये हमारी पुश्तैनी भी है, तो हम इसे पहले से ही करते आ रहे हैं, तो इसमें हमें तजुर्बा और सब इम्प्लीमेंट हमारी इसी तरीके से हैं कि गन्ने की फसल ही करें, तो इसलिए हम गन्ने की खेती ही कर रहे हैं जी। पुराने समय से अगर देखा जाए तो पहले तो 2-3 ही वैरायटी थी, जैसे कि CO0238, 14 वैरायटी आती थी एक, और कुछ पुरानी वैरायटी थी जो रिजेक्ट भी हो चुकी हैं अब, जिनमें रिकवरी नहीं थी, इसलिए मिल ने, गन्ना अनुसंधान केंद्रों ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों में देखें तो काफ़ी नई नई वैरायटी आई हैं, जैसे कि CO0118, जिसे गुलाबी 18 बोलते हैं। एक पंजाब की वैरायटी है, अभी यूपी में वो वैलिड नहीं है, मतलब रिजेक्टेड है, मतलब कि उसे अनुमति नहीं मिली है। उसका नाम है PB95। बेहद उत्पादन है उसका, अनलिमिटेड, मतलब कि कह सकते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा गन्ना निकलता है तो वो PB95 है। और हैं 14201 है वैरायटी, 13235 है, 15023, काफ़ी वैरायटियाँ हैं। हमने पिछले 2-3 सालों में जो मतलब प्रैक्टिकल किया है, काफ़ी वैरायटियां लगाई हैं, लेकिन जो हमें सबसे कारगर साबित होती हुई दिखाई दे रही है वो है CO0118। और अभी हमने PB95 भी लगाई है सैंपल के लिए। और एक है 11082, अभी 2-3 साल पहले ही लखनऊ गन्ना अनुसंधान केंद्र ने इसको किसानों को सौंपा है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और रही बात हमारी पुरानी वैरायटी CO0238, ये सबसे बेस्ट वैरायटी रही है अपने टाइम की। लेकिन समस्या क्या है, अब इसमें रोग बहुत आने लगा है, इसलिए ये हाइट नहीं पकड़ पाती। किसान की सारी करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाता है, जैसे कि टॉप बोरर और सुंडी, जड़ में कीड़ा, पोका बोइंग, मिलीबग, ढेरों कीड़े हैं जो इसे नुकसान दे रहे हैं। जबकि अगर हम नई वैरायटी की बात करें, जैसे कि CO0118 और ये 11082, PB95, इनमें कीड़े की शिकायत नहीं है। इसमें किसान को मेहनत कम करनी पड़ रही है, दवाइयों का छिड़काव कम करना पड़ रहा है। जबकि 238 में छिड़काव ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कीड़ा कंट्रोल नहीं हो पाता। लागत ज़्यादा आने लगी है मुनाफे के साथ साथ। अगर मुनाफा ज़्यादा है तो 38 में तो लागत भी ज़्यादा है। मतलब कि बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है हम फील्ड पर देख सकते हैं। इस हाइट का गन्ना अगर हो किसान का तो वो 120 कुंटल 130 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन आराम से ले सकता है अपनी मेहनत से। ना किसी की कोई इसमें झूठ नहीं है, सच्चाई सबके सामने है। जो फील्ड पर है उन्हें पता है, बाकी कुछ भी बता सकते हैं। 120 कुंटल 30 कुंटल का उत्पादन बहुत है, काफ़ी है कि एक अच्छा किसान की आय को बढ़ा सकता है। अगर इतना उत्पादन किसान ले रहा है तो फिर अच्छी बात है। मतलब कि कोई भी चीज़ है उसे देखभाल की ज़रूरत है। आज का युवा क्या है, खेती से पीछा छुड़ाना चाह रहा है, शहर के लिए भागना चाह रहा है, लेकिन अगर इसीलिए उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा, वही पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल करके लगा हुआ है, जिसमें सफल नहीं हो पाएगा और ना ही सफलता मिलती है। इसीलिए तंग होकर वो शहर को भाग जाता है। इसीलिए हमारे गांव आज खाली होते जा रहे हैं। लेकिन अगर इसमें पूरा ध्यान दिया जाए खेती में, तो किसान सफल भी होंगे और आय भी बढ़ेगी और एक अच्छा स्रोत भी बनेगा आमदनी का किसान के लिए। इसमें हमें लगभग 2-3 बातें हैं जो हमें मुख्य ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि खेत की तैयारी हम कैसे कर रहे हैं। आज क्या है ज़माना, जल्दी का, हर व्यक्ति को जल्दी है तो वो जल्दीबाजी करते हैं। खेत खाली हुआ, सिर्फ रोटावेटर घुमाया और बस गन्ने की बिजाई चालू कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है। गन्ने की बिजाई के लिए सबसे पहले हम, खेत खाली हुआ है, मान लो गन्ना ही कटा है इस बार, तो इसके लिए हम पहले उसे हैरो होती है, अगर हैरो नहीं है तो रोटावेटर से ही चलवाएंगे। रोटावेटर से उसे बारीक कर देंगे, जो पुराने अवशेष हैं
गन्ने के। उसके बाद हमें उसमें टीलर, कल्टीवेटर बोलते हैं जिसे, कल्टीवेटर निकालना ज़रूरी है गहरा। अगर हम जितनी गहरी जुताई करेंगे, जितनी बार जुताई करेंगे, उससे मिट्टी के पानी पीने की क्षमता बढ़ेगी। खेत को खुला छोड़ देंगे, उससे जितने भी कीटाणु हैं उसके वो धूप में मर जाएंगे। उससे हमारी जो जड़ में लगने वाले कीड़े हैं उनकी समस्या कम आएगी। इसीलिए सबसे पहले अगर बिजाई के वक्त देखा जाए तो सही जुताई और सही समय पर, मान लो जैसे पलेवा करी है, हमने पानी दिया है, तो जल्दी नहीं करनी है, सही समय पर। अगर मिट्टी बुरबुरी है, ना ही चिपक रही है ना ही सूखी है, उस समय बिजाई करेंगे, गन्ने की जमाव अच्छा आएगा। और अगर जमाव अच्छा आएगा तो लाजमी है कि आगे चलकर भी गन्ना अच्छा वो प्रदर्शन करेगा। अब हमारा खेत तैयार हो चुका है। खेत के तैयार होने के बाद हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है बीज का चयन और अच्छे खाद, मतलब कि क्या डालें उसमें। तो सबसे पहले जो अच्छी वैरायटी है, जैसे कि अभी सबको पता है CO 0238 एक अच्छी वैरायटी है, लेकिन उसमें कीड़ा बहुत आता है, रोग बहुत आने लगे हैं, तो उसे छोड़कर किसानों को वो छोड़ना पड़ेगा। जबकि बहुत ही अच्छी वैरायटी है, लेकिन ना चाहते हुए भी फिर भी छोड़ना पड़ेगा। एक अच्छी वैरायटी का चुनाव करना होगा, जैसे कि CO 0118 है और PB 95 है। अब वो अवेलेबल नहीं है, मतलब रिजेक्ट है यूपी में, लेकिन हो जाएगी। इसके बाद हमने बीज का चयन सही कर लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमें बेसल डोज में डालना है। आज के समय पर खूब अंधाधुंध लागत लगा रहे हैं, लेकिन ज्यादा लागत का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले कूड़ी का खाद, जो हमारा वर्मी कंपोस्ट, ये डालना जरूरी है पहली जुताई पर। इसे मतलब कि तैयारी करते वक्त इसे बिखेरें, उससे हमारे मिट्टी की पानी पीने की क्षमता बढ़ेगी और मिट्टी उपजाऊ रहेगी। ये जो आजकल के दवाइयाँ, फर्टिलाइजर लग लग कर मिट्टी हमारी बंजर होने लगी है, इसीलिए उत्पादन सही नहीं मिल रहा। गन्ने की फसल 2 साल की होती है, तो हर साल नहीं डाल सकते, तो फसल कटने के बाद 2 साल बाद हमें रिपीट करना चाहिए कूड़ी का खाद, गोबर का खाद, गाय भैंस का गोबर। उसके बाद बेसल डोज में सिर्फ DAP और कुछ जरूरी पोषक तत्व जैसे कि सल्फर, पोटास, मैग्नीशियम, यही डालेंगे बस। इनका अच्छे से मिलान करके उसको सारे खेत में बिखर कर जब उसकी खूड़ निकाल कर उसकी बिजाई करेंगे। देखिए, बिजाई के 3-4 तरीके हैं जो हमारे भारत में चल रहे हैं। सबसे पहले पारंपरागत तरीके से जो हो रही है खेती कि 30 इंच का या 26-24 इंच का रो बनाई, उसमें हमने बिजाई कर दी। एक आई है अभी पिछले 8-10 सालों में ट्रेंच विधि, जो किसानों के लिए प्रपोज करी है इन्होंने, डॉक्टरों ने। वो भी एक अच्छी विधि है, लेकिन उसमें क्या है कि मेहनत, उसमें यंत्र उसी के हिसाब के चाहिए। उसके लिए हमें छोटा ट्रैक्टर चाहिए, छोटी रोटावेटर चाहिए, मिट्टी चढ़ाने का यंत्र चाहिए। तो इसलिए अभी हम उस पर नहीं गए हैं, लेकिन ट्रेडिशनल विधि में भी, जो परंपरागत तरीके की खेती है, उसमें भी हम एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ट्रेंच विधि के बराबर से ज़्यादा भी उत्पादन ले सकते हैं। उसका तरीका ये होगा कि किसान क्या करते हैं कि या तो बिल्कुल नेड़े लाइन बना देंगे, मतलब कि डिस्टेंस कम होगा लाइंस के बीच में। पुराने समय में किसान 24 इंच पर बिजाई कर रहे थे, लाइन टू लाइन 24 इंच का डिस्टेंस था। अभी हमने पिछले साल, मतलब एक्सपीरियंस के साथ हमें पता लगा कि ये सही नहीं है, इसीलिए हमने जो डिस्टेंस है वो 30 इंच पर कर दिया है। रो से रो का डिस्टेंस 30 इंच है, जिससे क्या है, हमारा गन्ने का ब्यांत जो है, गन्ना ब्यांत अच्छा करेगा और हवा निकलेगी गन्ने में और स्पेस मिलेगा गन्ने को फूलने के लिए, जिससे हमारा खेत भी सही रहेगा और ब्यांत अच्छा होगा तो गन्ने की हाइट भी अच्छी होगी। गहराई लगभग, खूड़ की गहराई अगर देखेंगे तो वो लगभग 9 या 10 इंच हो जाती है। जैसे कि हमारा जो रीजर होता है, शुगर केन रीजर या प्लांटर, उसकी गहराई अगर देखें, लेकिन अगर उसको मतलब कि प्लेन करने के बाद, मैडा मारने के बाद, उसकी जो गहराई होनी चाहिए वो 4 या 5 इंच होनी चाहिए। अगर ज़्यादा गहरी कर देंगे तो वो नहीं जमेगा, गन्ना जो गंडीरी गेरी है हमने वो गल जाएगी। अगर हम ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो वो सूखे में आ जाएगी। इसीलिए लगभग 4 से 6 इंच के बीच में हमारा गंडीरी जो है दबी होनी चाहिए। उससे हमारी गंडीरी को सही तापमान मिलेगा, सही उर्वरक मिलेंगे, उससे उसका जमाव अच्छा आएगा। हम गंडीरी की बात करें तो लगभग 2, अगर हम परंपरागत तरीके से देखते हैं तो उसमें चल जाती हैं 3 या 4 आँख की गंडीरी, 4 की 5 की भी चल जाती हैं, लेकिन ज़्यादा लंबी गंडीरी रखना सही नहीं होगा। क्योंकि अगर हम उसकी जुताई करते हैं बाद में ट्रैक्टर या कल्टीवेटर से या बैल वाले कल्टीवेटर से, तो वो क्या है कि अगर तिरछी गंडीरी है तो वो उपड़ जाती है उसमें लग के, लेकिन वो गलत है। इसलिए छोटी अगर गंडीरी होगी तो वो सीधी हो जाएगी और सीधी ही रहेगी, तो उस पर कल्टीवेटर का वो जो है फाली जो है वो उसे नहीं उपाड़ पाएगी। और रही बात ट्रेंच विधि की, तो ट्रेंच विधि में हम 2 आँख की, 2 बड़ वाली गंडीरी लेते हैं, वो ऐसे ऐसे डलती है नंबर वाइज। तो ये है, गंडीरी जो है 4 या 5 आँख की ही लेनी है बस। सिंचाई देखिए, अगर आप पलेवा कर गन्ने की बिजाई करते हैं, किसान का अगर फील्ड पे गया है, वो देख रहा है अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पौधे सूख रहे हैं, जमाव नहीं आ रहा सूखे के कारण, मिट्टी हटाकर देख रहा है कि सूखा रह गया, गन्ना नहीं जम पा रहा, तो उसे तुरंत ही पानी देना होगा। क्योंकि अगर मिट्टी सूखे, अगर हमने पलेवा कर गन्ना बोया है तो लगभग कुछ भी नहीं तो
30-35 दिन के बाद, बिजाई के 30 दिन बाद ही उसे पानी दिया जाएगा। 30 दिन बाद जब वो लगभग 5-6 इंच का पौधा हो जाएगा, उसके बाद उसे पहली डोज और पानी दिया जाएगा 30 से 45 दिन के बीच। देखिए, अब गन्ने की बिजाई के बाद सबसे पहला जो काम है उसका इंतजार करना। वो जमाव होगा, उसका जमाव अच्छा होगा। अगर अच्छी बिजाई करी है तो अच्छा ही जमाव होगा। उसके बाद हमारा काम है बेसल डोज, मतलब कि पहली डोज देना, फर्स्ट डोज देना, जो कि हम 30 से 45 दिन के बीच में देते हैं। गन्ना जब जम चुका होता है उस समय जो है गन्ने को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन का स्रोत हमारे पास है, मतलब कि मुख्य स्रोत जो है यूरिया है। तो हम उसमें यूरिया, और जो शुरू में लगने वाला उसको कहते हैं सुंडी भी बोल देते हैं, कहीं कंसुआ भी बोल देते हैं, वो रोग सबसे ज़्यादा लगता है। उन दिनों गर्मी बहुत रहती है, ये बात है जून आ जाएगा लगभग, उन दिनों गर्मी भी रहेगी और सुंडी भी लगेगी, मतलब कि टॉप बोरर भी लगता है, मतलब कि छोटी उम्र में गन्ने में टॉप बोरर के चांस भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक तो कीटनाशक लेना होगा जरूर, ऊपर से नाइट्रोजन का स्रोत यूरिया, और एक फंगीसाइड तो लेकर ही चलना है। अगर कुछ भी गन्ने में जब भी अगर बेसर मतलब कि दवाई डाल रहे हैं तो उसमें फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड तो डालना ही है, क्योंकि आजकल जो है रोग बहुत आने लगे हैं गन्ने में, इंसेक्ट्स बहुत आने लगे हैं। तो इसलिए इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड और नाइट्रोजन के लिए यूरिया लेंगे। इन सब का मिलान कर हम खेत में बिखेर देंगे और फिर उसकी सिंचाई करेंगे। तो ये पहली डोज हो जाएगी। पहली डोज, अगर हम इंसेक्टिसाइड की बात करें तो अगर हम स्प्रे तो उस समय सही नहीं होगी, इसलिए बिखेर कर ही हमें फर्टिलाइजर देने होंगे उसे। जैसे कि यूरिया के साथ हमने, कुछ लोग कोरोजन लगाते हैं, कोरोजन की ड्रॉप बाय ड्रॉप स्प्रे करनी होगी पौधे की जड़ में। अगर वो नहीं कर सकता तो आप फटेरा नाम का एक फर्टिलाइजर आता है, उसमें फिप्रोनिल होता है, क्लोरेंट्रोपिनोल होता है, वो सब साल्ट अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे गन्ने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट डोज में ये सब देने के बाद उसकी सिंचाई कर देंगे। उसके बाद तो वो सिंचाई के बाद 8-10 दिन बाद खेत सूखेगा, मध्यम सूखेगा, मतलब ज्यादा सूखेगा नहीं, उसकी हम जुताई करेंगे। जुताई के साथ निराई गुड़ाई उसकी करवाएंगे। निराई में उसे बैठकर भी करवा सकते हैं, ट्रैक्टर से जुताई करवा के उसको बिल्कुल वीड कंट्रोल करेंगे। उसकी वीड कंट्रोल करने के बाद उसे फिर लगातार मौसम के अनुसार जैसी भी गर्मी होगी उसी हिसाब से उसे पानी देंगे। जब हमारा गन्ना हो जाएगा 3 या 4 महीने का, मतलब कि जब उसमें आदमी के यहाँ तक आ जाएगा गन्ना, तो पत्ती चौड़ी हो जाएंगी, खेत हमारा भर जाएगा। उसके बाद हमें देखना है कि गन्ने में देखभाल करनी है कि गन्ने में कोई रोग तो नहीं आ रहा। अगर कोई रोग आता है, जैसे कि उस समय लगने लगता है टॉप बोरर, जैसे कि वैरायटी है 0238, उसमें टॉप बोरर, मिलीबग, थ्रिप्स, ये सारे रोग आते हैं। और भी रोग सभी गन्नों में, मतलब ज़्यादातर 38 में आते हैं, बाकी तो थोड़े थोड़े आते हैं। इसलिए स्प्रे तो हमें करनी ही होगी। तो स्प्रे में जो हम लेंगे, उस समय जो स्प्रे करवाएंगे वो करवाएंगे एक इंसेक्टिसाइड, कोई सी भी इंसेक्टिसाइड ले लो, प्रोपिकोनाजोल, कोई भी। हम तो प्रोपिकोनाजोल यूज़ करते हैं, और थायो प्लस लैम्डा इंसेक्टिसाइड में। और फंगीसाइड में एक साफ नाम का पाउडर आता है, कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब, वो यूज़ करते सकते हैं। और सल्फ़र आता है 60% 80%। सल्फ़र भी एक फंगीसाइड का इस्तेमाल, फर्स्ट फंगीसाइड के लिए इस्तेमाल हो सकता है सल्फ़र भी। और कॉपर सल्फेट भी फंगीसाइड के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बहुत सारे हैं आजकल, अब मैं प्रचार तो नहीं कर सकता सभी का, लेकिन बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन जो सबसे विश्वसनीय रहा इस साल हमने जो इस्तेमाल किया वो रहा थायो प्लस लैम्डा। किसी भी कंपनी का ले लीजिए, इंसेक्टिसाइड के लिए, टॉप बोरर के लिए इससे बढ़िया साल्ट कुछ भी नहीं है। और एक है क्लोरो कहते हैं उसे और पूरा नाम है उसका क्लोरोपाइरीफोस 50%, साइपरमेथ्रिन ईसी 5%, ये वाला कॉम्बिनेशन, इसके साथ थायो प्लस लैम्डा, इन्हें मिलाने के बाद स्प्रे कर दीजिए। इंसेक्टिसाइड का पूरा कंट्रोल हो जाएगा उस समय पे। इसके बाद आपको 2 महीने तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। फंगस की बात करें, उस समय फंगस भी लगने लगता है, लेकिन फंगस जो है वो बरसात के मौसम में ज़्यादा आता है। तो बरसात, उस समय फंगस की कोई ज़रूरत नहीं है। फंगस की जो स्प्रे करेंगे फंगीसाइड की, वो हम करेंगे बरसात के मौसम में, जैसे कि लेट जुलाई और अक्टूबर तक। इसमें लगभग 2 स्प्रे तो करनी ही है हमें, मतलब इंटरवल बना के चलना है उसका, कि इतने टाइम पीरियड के बाद हमें स्प्रे करनी ही है। अगर हम स्प्रे टाइम से नहीं करेंगे तो फिर वही समस्या आएगी, और बीमारी आने से पहले अगर उसका इलाज हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बीमारी आने के बाद तो हमारे गन्ने काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, तो वो दोबारा उभर नहीं पाते। इसीलिए पहले ही उसका हमें
कंट्रोल करना होगा। तो फंगीसाइड अगर हम लेना चाहें तो बहुत सारे हैं मार्केट में, जैसे कि कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन है, और सल्फर है, सल्फर भी फंगीसाइड के इस्तेमाल, एक एजोक्सीटोर्बिन, टैबुकोनाजोल, ये सब कॉम्बिनेशन आते हैं। किसी भी कंपनी का उठाइए और लगा दीजिए। साथ ही जब भी स्प्रे करें गन्ने में, अब जैसे गन्ना बड़ा हो गया, गन्ना इतना आगे, तो उसमें ज्यादा नीचे से खाद डालना या बिखेर कर खाद डालना हमारे लिए संभव नहीं है। तो उसे पोषक तत्वों की भी जरूरत है। साथ ही इंसेक्टिसाइड दे रहे हैं तो उससे रिकवर होने के लिए उसे पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमें जो है साथ ही एक माइक्रो न्यूट्रिएंट जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाएगा उसकी भी स्प्रे करनी जरूरी है। जैसे कि हम एनपीके ले सकते हैं। एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों चीज हैं। 19-19-19 का ले सकते हैं कॉम्बिनेशन, उसकी स्प्रे साथ ही करें उसके साथ। और जो अलग जैसे कि सल्फर हो गया, और भी कुछ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन पोषक तत्वों का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि बीमारी के बाद रोग तो रुक जाएगा लेकिन रिकवर करने के लिए उसे न्यूट्रिएंट्स की जरूर आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए उसमें स्प्रे के साथ साथ कीटनाशक, फफूंदीनाशक के साथ साथ हम एक अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी लेंगे, जिससे हमारा गन्ना फिर से तेज रिकवरी हो। कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रोथ प्रमोटर भी यूज करते हैं। देखिए, ग्रोथ प्रमोटर का यूज हमें वैसे तो नहीं करना चाहिए बाकी, क्योंकि ग्रोथ प्रमोटर क्या करता है कि गन्ने की एकदम से हाइट बढ़ा देता है, कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है, कहीं छोटा रह जाता है। लेकिन उसका इस्तेमाल हमें सिर्फ जब करना चाहिए कि जब बिल्कुल ये हो गया कि अब हाइट बढ़ ही नहीं रही है गन्ने की, बिल्कुल रुक गया है गन्ना, तो उसके लिए जिब्रेलिक एसिड आता है, उसका भी कर सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। उसके अलावा अगर हम समय से अपनी ये 3 चीजें लगाते रहें, 3 चीजों की स्प्रे करते रहें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ग्रोथ प्रमोटर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वही कॉम्बिनेशन माइक्रोन्यूट्रिएंट, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड, इनकी स्प्रे आप 45 से 60 दिन के अंतराल में करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गन्ना सुरक्षित खड़ा रहेगा। अब हम बात करेंगे गन्ने की बुआई की। गन्ने की बुआई का सही समय, देखिए भारत में मतलब कि हमारे इधर के वातावरण में 3 समय ऐसे हैं जहां हम गन्ने की बुआई कर सकते हैं। सबसे पहला जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, जिसका उत्पादन अच्छा होता है, जो पुराने समय से भी सभी करते हैं, उसे कहते हैं फागन की बुआई। फागन की बुआई हो जाती है 15 फरवरी से शुरू हो जाती है और मार्च तक, 15 मार्च तक जो है ये फागन की बुआई चलती है। एक सीजन आता है जो लेट बिजाई करते हैं, जैसे कि गेहूं कटने के बाद, आलू निकलने के बाद, सरसों कटने के बाद जो किसान बुआई करते हैं, वो गर्मी की बुआई हो जाती है, मतलब कि गर्मी के सीजन की। वो 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल या लेट अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक भी करते हैं, वो भी सही हो जाता है। एक सीजन होता है अक्टूबर, सितंबर, लेट सितंबर और अर्ली अक्टूबर की बुआई, उसे हम बोलते हैं असोजी गन्ना, असोजी गन्ने की बुआई। वो अभी लोगों ने शुरू करी है। इसमें क्या है, इसमें हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं। अगर हम असोज में गन्ना बो देते हैं तो हम उसके बेड्स पर रोज के अंदर जो डिस्टेंस है उसमें हम सरसों की बिजाई कर देते हैं। कुछ किसान जो नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आलू भी लगा लेते हैं, अगर उनके बेड चौड़े हैं, ट्रेंच की खेती कर रहे हैं अगर वो। उसके बाद लेकिन जो सही समय है 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का, जो सबसे अनुकूल वातावरण है वो सही है। बाकी और भी सही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा उत्पादन देगा वो वही है 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का, या फिर 30 मार्च तक का। इसमें बिजाई का यही सही समय है। देखिए, सच बताएं तो अभी हम, जैसे कि हम इसकी फागन की बुआई करते हैं ज़्यादातर, तो इसमें सैफसली लेना थोड़ा सा कठिन हो जाता है हमारे लिए। लेकिन अगर हम असोजी गन्ने की बुआई करें, असोजी गन्ना बोएं, तो उसमें हम सैफसली ले सकते हैं, अगर हम ट्रेंच विधि का पालन करें। ट्रेंच विधि में क्या है, हमारे पास बेड्स में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। डिस्टेंस, अभी गन्ने को ऊपर जाने में समय लगेगा, अगर 2-3 महीने लगेंगे, तो हम ऐसी फसलें उसमें से ले सकते हैं जो 2-3 महीने में हार्वेस्ट हो सकती हैं। जैसे कि सरसों है, 2-3 महीने नहीं, जब तक गन्ना ऊपर जाएगा। तो उसमें सैफसली में अगर मान लो हमने लाइंस में वो लगा दिया गन्ना, बीच में हमने सरसों लगा दी, तो हम क्या करेंगे, अपनी मार्च में सरसों निकाल लेंगे, तो गन्ना जब तक हमारा इतना हो चुका होगा और सरसों हमारी पक के तैयार हो चुकी होगी। कुछ किसान क्या करते हैं, बेड्स में, पंजाब की साइड बेड्स में गेहूं भी लगा देते हैं, हार्वेस्टर से गेहूं कटवा लेते हैं, गन्ना वहीं रह जाता है, गन्ना इतना रह जाता है। उसके बाद सैफसली में और भी कुछ ले सकते हैं अगर किसान करना चाहे। अभी आसपास के क्षेत्रों में जो सब्जी की खेती कर रहे हैं वो बेड्स बनाते हैं सब्जी के, तो उसमें गन्ना लगा देते हैं बीच में, तो उससे भी एक अच्छी आय का स्रोत बन सकता है। लेकिन अगर सह-फसली लेनी है, इंटरक्रॉपिंग करनी है, तो सबसे बढ़िया असोजी गन्ना बोएं, उसमें ही इंटरक्रॉपिंग हो सकती है। देखिए, गन्ने की आज का युवा जो है खेती पर इतना ध्यान नहीं दे रहा। पुराने समय में खेती हो रही थी गन्ने की, और देखिए हर तरह की खेती के लिए आजकल जो है यंत्र चाहिए, पुराने समय में यंत्र नहीं थे। आज का जमाना मॉडर्न हो चुका है, टेक्नोलॉजी का इजाद हो चुका है, तो इसलिए आसान भी हुई है और थोड़ी लागत भी ज्यादा आने लगी है। दूसरा क्या है कि आजकल खरपतवार काफी होने लगे हैं। खरपतवार अगर ज्यादा होगा तो गन्ना जो है हमारा छोटा रह जाएगा, महीन रह जाएगा, वो
उभर नहीं पाएगा सही से। तो मेहनत ज़्यादा होने लगी है, इसीलिए शायद आज का युवा मेहनत नहीं करना चाहता। देखिए मेहनत तो है इस गन्ने की खेती में, लेकिन आमदनी भी ऐसी ही है। और अगर हम फसल उठाएं, अगर उनका मान ले ये ईयरली क्रॉप है, मतलब कि एक साल में एक बार कटती है, अगर हम इसकी आमदनी देखें और साल में 3-4 फसलें कटने वाली, तो ये बराबर आ जाती है। गन्ने की जो खेती है इसमें कमाई ज़्यादा है और फसलों को देखें। दूसरे जो है मौसम की मार को झेल सकता है, लेकिन जो किसान इसको छोड़ रहा है वो सबसे बड़ा कारण यही है उसका कि एक तो रोग आने लगे हैं, एक मेहनत कम करनी चाहते हैं लोग बाग, दूसरा यंत्र ऐसे हैं कि मतलब कि बड़े यंत्र चाहिए, छोटे यंत्र से काम नहीं होता। तो इसीलिए कुछ लागत के डर से, ज़्यादा लागत आएगी इस वजह से भी गन्ने की खेती को छोड़ रहे हैं। देखिए गन्ना ऑर्गेनिक हो सकता है, लेकिन उसमें ये नहीं कह सकते कि पहले ही साल में हमें आमदनी अच्छी होगी। उसमें लगभग 3-4 साल का समय लगेगा, क्योंकि हमारी मिट्टी जो है, मिट्टी को आदत पड़ चुकी है पोषक तत्वों की, अलग से फर्टिलाइज़र देने की। इसकी अब खुद की क्षमता नहीं रही कि वो गन्ने को अपने आप अपनी शक्ति से बड़ा कर दे। इसके लिए हमें अपनी तरफ से एडिशनल फर्टिलाइज़र्स डालने पड़ेंगे। और अगर हम एडिशनल फर्टिलाइज़र छोड़कर एकदम से ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे तो उसमें हम आमदनी नहीं कर पाएंगे और फिर निराशा का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए फिर किसान फिर छोड़ देंगे। लेकिन गन्ने की अगर खेती करें तो ऑर्गेनिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आमदनी बढ़ानी है तो फिर ऐसे ही चलना पड़ेगा। अगर हम इनका सभी का समीकरण करें तो लगभग लगभग जो है हमारी 30% जो है, मतलब जो हमारा उत्पादन है उसका 30% या 25 से 30% लगभग हमारा लागत में चला जाता है। मान के चलिए अगर आपके पास गन्ना हुआ, मतलब कि 30,000 का गन्ना हुआ एक बीघे से साल भर में, 30,000 का तो बिल्कुल एवरेज केस है। अगर हम टॉप की बात करें तो 45-50,000 तक का गन्ना भी निकाल सकते हैं एक बीघे से, उसकी बात अलग है। लेकिन अगर मान लीजिए 30,000 का हमने गन्ना का उत्पादन लिया खेत में से, तो उसमें जो है लगभग लगभग मान के चलिए 8 से 9-10,000 तक का खर्चा जो हमारा आ जाता है। उसमें हमारा बिजाई के लिए बीज, अगर कोई किसान पहले से कर रहा है, जैसे हम पहले से कर रहे हैं तो हमारे पास तो यंत्र हैं सब, लेकिन कुछ किसान जो अब शुरू करेंगे तो उनके पास यंत्र नहीं होंगे, तो उन्हें किराए पर ही सारे काम करवाने पड़ेंगे, तो उनके लिए लागत थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। और खाद का खर्चा है और डीएपी वगैरह है, स्प्रे हैं। उसके बाद बंधाई होती है, गन्ने की बंधाई सबसे ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। अगर बंधाई नहीं करोगे तो गन्ना गिर जाएगा। गन्ना गिरने के बाद उसमें ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उसके उत्पादन में फ़र्क पड़ता है, उसमें रूट्स निकलने लगती हैं जिससे उसका वजन कम हो जाता है। उसके बाद बंधाई के बाद 2-3 बंधाई तो लाजमी है अगर गन्ना अच्छा है, 4 भी हो जाती हैं। और उसके बाद कटाई है, छिलाई है। छिलाई सिर्फ लेबर करती है, आदमी खुद भी कर लेते हैं जो बचा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है लेबर करती है, तो इसलिए खर्चा भी आ जाता है, लेकिन आमदनी भी उसी हिसाब से है। तो लगभग लगभग अगर हम एस्टिमेट मतलब कि समीकरण करें तो 25 से 30% जो है हमारा कुल उत्पादन का खर्चा आ जाता है। अगर हम आमदनी की बात करें, अगर कोई अच्छा किसान है, लगभग 50 बीघे का, लगभग 30-40 बीघे का अगर गन्ना लगाने वाला किसान है, तो वो सरकारी नौकरी करने वाले को, मतलब कि लगभग 50-60 हज़ार तनख्वाह हर महीने लेने वाले को टक्कर दे सकता है। और अगर ज़्यादा ज़मीनें हैं किसी के पास, 50 से ज़्यादा बीघे ज़मीनें हैं, तो वो आराम से उसे टक्कर दे सकता है। हमारा मकसद सिर्फ यही है जॉब करने का कि बाहर का एक्सपीरियंस करा जाए, जिससे हम बाहर की टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ आकर ईजाद कर सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकें। रही बात बीज की, तो आजकल क्या है, बीज कोई गन्ने की ऐसी चीज, गन्ना ऐसी चीज़ है, बीज आदमी खुद, मतलब कि है तो ये खुद ही बीज है, जैसे गन्ना है ये ही इसका बीज है, इसको काट के उगाना है। लेकिन अगर हम नई वैरायटी की बात करें, मान लो अगर हम जैसे 10 साल से यही उगा रहे हैं तो हम इसे ही डाल देंगे, इसी की बिजाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम नई वैरायटी लेने जाएं तो वैरायटियां जो लाती हैं सरकारी अनुसंधान केंद्र लाते हैं, उससे जो है कुछ लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं वो उनसे, मतलब कि जैसे इस साल कोई वैरायटी लॉन्च हुई है तो इसी साल लेकर आएंगे, उसे अपने प्लॉट पर लगा लेंगे और उसकी जो है उल्टे सीधे रेटों में उसे सेल करेंगे, जो कि उन्हें कहते हैं बीज माफिया कहते हैं, जो कि किसानों को सही, मतलब कि सही मूल्य पर नया बीज नहीं मिल पाता, इसीलिए किसान दोबारा से पुरानी वैरायटी लगाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि या तो थोड़ा थोड़ा सभी को दिया जाए बीज मील की तरफ से। इसका सोल्यूशन ये है कि या तो थोड़ा थोड़ा बीज मील जो है, मील के थ्रू सभी को मिले। ऐसा ना हो कि कुछ ही किसान जाकर ले आए और उन्होंने लगा दिया और फिर उसको उल्टे सीधे रेटों में बेचने। जैसे कि हम ही अभी ये बीज लाए थे तो हमें लगभग लगभग दुगने रेट में, गन्ने का मूल्य था 361 रुपये, हमें मिला है 712 रुपये में, 712 रुपये कुंटल, लगभग लगभग दुगने मूल्य में मिला है हमें। पर क्या करें, नई वैरायटी लगाना मजबूरी है क्योंकि पुरानी वैरायटियों में रोग आने लगे हैं। तो बस यही है कि बीज माफिया जो है ये तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लोगों को। देखिए बीज
लेने के वक्त हम बस यही देख सकते हैं कि गन्ने की हाइट कैसी है, मोटाई कैसी है, कैसा ब्यात रहा है इसका, कैसा खड़ा है गन्ना, वही देख सकते हैं कि कीड़ा तो नहीं है इसमें, रोग तो नहीं है, बस यही देख सकते हैं। देखिए, मैं किसान संवाद टीवी चैनल के माध्यम से अपने जो भी मुझे देख रहे हैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, जो भी युवा हैं, बड़ों को तो मैं सलाह नहीं दे सकता, लेकिन युवाओं को थोड़ा सा बता सकता हूँ कि अगर आपके पास पुरानी जमीनें हैं, अपने परदादा दादाओं की जमीनें हैं, तो उनकी कदर करें, उनको बेचें ना, उनमें इन्वॉल्व हों, उनकी कदर करें और उन पे प्रैक्टिकल करके देखें। अगर आप उन पर सही मेहनत से, देखभाल से अगर कोशिश करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। अगर आप उसमें हैं, आपको किसी की जी हजूरी करनी पड़ेगी। अगर आप जॉब में जाते हैं, परमानेंट जॉब, कुछ दिन के लिए जॉब सही है, अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सुधारने के लिए जॉब सही है। अगर आपका मतलब कि ज़्यादा ही पिछला बैकग्राउंड जो है थोड़ा वैसा रह चुका है, तो उसके लिए आप जॉब कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए। लेकिन अगर आपके पास ज़मीनें हैं तो उसमें आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, नए नए तकनीकों का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। उससे आपको पता लगेगा कि इसमें हो सकता है, बहुत पोटेंशियल है, इससे ज़्यादा पोटेंशियल किसी चीज़ में नहीं है खेती में।